तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रागैतिहासिक कला, हाँ? और अपन अब इस क्लास में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और फिर टाइम की बात करें तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इतिहास का एक नियम है, पुरातत्व का एक नियम है, कोई भी प्राचीन सामग्री जिस किसी साइट से मिलती है उसका नाम उसी जगह के नाम पर रख दिया जाता है। कोई भी पुरातात्विक सामग्री जिस जगह से मिलेगी उसका नाम उसी स्थान विशेष पर रख दिया जाता है, क्योंकि ये सभ्यता जो है सबसे पहले हमको सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिली, इसलिए इसका नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। या इसका एक नाम क्या होगा? सैंधव सभ्यता, क्योंकि पहला स्थान था हड़प्पा, इसलिए इसे बोलते हैं हड़प्पा संस्कृति। इसे या तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिली, इसलिए सिंधु सभ्यता हो गई। सैंधव सभ्यता दूसरा नाम, ठीक है। तीसरा नाम इसका क्या है? हड़प्पा संस्कृति। संस्कृति, सिंधु सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वो कौन सा था? इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, सभ्यता नहीं। क्योंकि हड़प्पा में इस सभ्यता की जो विशेषताएं मिली, बाकी वही विशेषताएं हमें दूसरी जगह से भी मिली, इसलिए ये क्या कहलाता है? हड़प्पा संस्कृति कहलाती है, ठीक है। ये एक जनरल आइडिया के लिए बता रहे हैं आपको कि भाई अपन पढ़ेंगे क्या। अपन डायरेक्ट इंडस आर्ट पढ़ लें, सैंधव कला पढ़ लें, अपने को पता ही नहीं है सिंधु सभ्यता क्या है। तो पहले आपको हम बता रहे हैं कि क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। एक और बात करें, दुनिया की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं ना, वो दो तरह से हैं। एक तो है ताम्रपाषाणिक सभ्यता। ताम्रपाषाणिक सभ्यता का मतलब है मानव ने सबसे पहले फर्स्ट धातु जिसका प्रयोग किया वो क्या थी? तांबा। लेकिन तांबा बहुत ज्यादा मुलायम था, तो कुछ समय बाद ही हमारे प्रारंभिक मानवों को ये पता चल गया कि तांबा की तुलना में अपन जो पत्थरों के औजार बना रहे हैं वो ज्यादा, उनकी ज्यादा यूटिलिटी है। तो तांबा के प्रयोग के परिचित होने के बावजूद उसने पत्थरों के औजारों का प्रयोग भी जारी रखा, इसलिए ये काल क्या कहलाया? ताम्रपाषाण काल। तो दुनिया में जो ताम्रपाषाणिक सिविलाइजेशन जो है, कैल्कोलिथिक जो सिविलाइजेशन है, उसमें सबसे पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। आधुनिक जो इराक है, दुनिया में जो आज एक देश है इराक, वो 1921 तक मेसोपोटामिया ही कहलाता था। दुनिया में जो सेकंड कैल्कोलिथिक जो सिविलाइजेशन है वो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और जो थर्ड कैल्कोलिथिक जो सिविलाइजेशन है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन।
और फोर्थ जो एंशियंट कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कला में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा सिविलाइजेशन है। कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। दूसरी सभ्यताएं होती हैं आयरन एज सभ्यता, आयरन एज। लोहयुगीन सभ्यताएं। इसमें दुनिया की पहली सभ्यता है यूनान या ग्रीस की सभ्यता। सेकंड सभ्यता है रोमन सिविलाइजेशन। थर्ड सभ्यता है ईरान सिविलाइजेशन। और फोर्थ सभ्यता है अपना वैदिक सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अपना नेक्स्ट वैदिक लिटरेचर ही आएगा। इंडस के बाद अपना नेक्स्ट क्या आएगा? वैदिक लिटरेचर ही आएगा। ठीक है ना। मनुष्य का खान पान, रहन सहन, भाषा बोली जो है वो उसकी संस्कृतियां कहलाती हैं। मानव का खान पान, रहन सहन, भाषा बोली क्या कहलाती हैं? संस्कृतियां कहलाती हैं। ठीक है। तो संस्कृति जब विकसित हो जाती है, संस्कृति जब विकसित हो जाती है, या संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है या संस्कृति का जो मानकीकरण है वो सभ्यता कहलाता है। खान पान, रहन सहन, भाषा बोली क्या है? संस्कृति है। और जब संस्कृति का भौतिक पक्ष माप लिया जाए, संस्कृति का जो मानकीकरण है वो क्या कहलाता है? सभ्यता। वो क्या कहलाता है? सभ्यता। तो अपन पढ़ रहे हैं कि इंडस की आर्ट। तो पहली बात ये पता चली इंडस है क्या। दूसरी बात ये पता चली कि इंडस कौन सा सिविलाइजेशन है। ताम्रपाषाण क्या था? ताम्रपाषाण यानी कैल्कोलिथिक एज क्या था? वह कालखंड जब मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबा के भी औजार इस्तेमाल किए। तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया वो धातु कौन सी थी? तांबा। आगे देखते हैं। अपन पढ़ेंगे सैंधव कलाएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की कला। सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला है उसमें है सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्ट है वो क्या है? मूर्तियां, मोहर, मृदभांड और आभूषण। ये इंडस आर्ट है। ठीक है। ये अपना आज का टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को, सिंधु आर्ट को समझने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो अपने आप में एक आर्ट है। जनरली आर्ट का मतलब यहां पे इनसे है, लेकिन इंडस जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। ठीक है। तो इंडस सिविलाइजेशन के जो फीचर हैं वो अपने आप में एक आर्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषता अपने आप में क्या है? एक कला है। तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय सबसे पहले हमको क्या पढ़ने पड़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषताएं। तो सबसे पहले
देखो, आज वर्तमान में अगर अपन देखें तो वर्तमान में नगर होने की जो बात है, पहली बात क्या है, उसकी आबादी कितनी हो, 5,000 हो। दूसरा, 70% लोग वर्तमान में अगर आप कहते हो कि कोई नगर है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, वहां की आबादी 5,000 से ज्यादा हो और वहां 70% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। आज तो ये पैरामीटर है, लेकिन उस जमाने में जो इंडस नगरीय विशेषता थी उसकी वी गार्डन चाइल्ड ने 10 विशेषताएं बताई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय विशेषता थी, तो नगर होने की 10 विशेषताएं बताई हैं किसने, वी गार्डन चाइल्ड ने। इसमें पहला है नगर का दो भागों में विभाजन। ठीक है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे सारे। दूसरा है एक जैसी ईंटें। ठीक है ना। फिर आवास, नालियां, मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसकी वी गार्डन चाइल्ड ने 10 विशेषताएं बताई। उनमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे। सिंधु सभ्यता से एक समान आकार की ईंटें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से एक जैसे मृदभांड, एक जैसे कुएं, मापतोल की एक जैसी प्रणाली। जल निकासी के लिए नालियां, एक जैसे घर, एक जैसे घर और सड़कें जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सिंधु सभ्यता की एक जैसी लिपि और मोहर। और पानी की आपूर्ति के लिए उन्होंने क्या बना रखे थे, कुएं। तो अभी तो वर्तमान में आप किसी क्षेत्र को नगर कहोगे तो उसका मतलब है वहां की आबादी 5,000 से ज्यादा है और वहां 70% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। आज तो यही है, ठीक है ना। लेकिन उस समय वी गार्डन, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लिए वी गार्डन चाइल्ड ने नगर होने की 10 विशेषताएं गिना दी। ये 10 विशेषताएं थी जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बनाया, एक नगर बनाया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आपको कि अपन सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्ट पढ़ते हैं उसका मतलब मृद भांड, मोहर, मूर्तियां और आभूषण है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर था और उसकी नगरीय विशेषताएं अपने आप में एक आर्ट है, इसलिए अपने को पढ़नी पड़ रही है और कोई वजह नहीं है। तो पहली विशेषता है नगर का दो भागों में
विभाजन। पहली विशेषता क्या है? नगर का दो भागों में विभाजन। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो 1400 स्थल मिले हैं अपने को, सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक कितने स्थल मिल चुके हैं? इनमें से लगभग 15 स्थलीय नगर हैं, बाकी तो सब क्या हैं? ग्रामीण टीले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 1% नगर भी क्या हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के 1% क्षेत्र भी नगर नहीं है। केवल 10-11 प्रॉपर स्थली क्या हैं? केवल मैक्सिमम 10 to 11 साइट्स ही नगर हैं। तो उनकी बात कर रहे हैं अपन। वो नगर कितने भागों में विभाजित हैं? 2 भागों में विभाजित हैं। देखो कैसे। ये नगर का पूर्वी टीला है जो निचला है, और ये जो ऊंचाई पे है जो पश्चिमी टीला है। तो इसको तो क्या बोलते हैं? ऊंचा टीला। और इसे क्या बोलते हैं? निचला टीला। और ये जनसाधारण का निवास था। जनता कहाँ रहती थी? पूर्वी टीले में। जनसाधारण का निवास होने के कारण ये क्या कहलाया? नगर टीला। नगर टीला सिंधु घाटी सभ्यता की साइट से हमको कौन से भाग में मिला है? पूर्वी भाग में, है ना। और वेस्ट साइड का जो टीला है वो हमको हाइट पे मिला है। और ये कैसा है? एक 4 दीवारी से घिरा हुआ मिला है। पश्चिम दिशा का जो टीला है वो हमको एक 4 दीवारी से घिरा हुआ मिला है। यानी ये क्या है? दुर्गीकृत है। और ये शासक जाति का निवास रहा होगा, या जो कोई भी नगर को कंट्रोल करते होंगे ये उनका निवास रहा होगा। इंडस के नगर हमको 2 भागों में विभाजित मिले, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। नगर टीला किधर था? तो कहने का मतलब यह है कि इंडस एक नियोजित नगर कैसे थे? नियोजित। और ग्रिड पैटर्न पर थे। मतलब ऐसे बनाए हुए हैं कि जैसे कि मान लो कि किसी कॉलोनाइजर ने वो नगर निर्माण किया है, ठीक है। जैसे कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी बनाता है ना, तो वैसे अपन कह रहे हैं कि नगर 2 भागों में विभाजित मिला है, लेकिन हमको इसके अपवाद भी मिले हैं। अपवाद, पहला धौलावीरा। अपन धौलावीरा को अलग से भी देखेंगे। अलग से इसलिए देखेंगे कि धौलावीरा और मोहनजोदड़ो इंडस की अकेली साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है ना। तो धौलावीरा से तो कितने टीले मिले हैं? 3 टीले। तो अपवाद हो गया ना। भाई हम कह रहे हैं कि नगर का 2 भागों में विभाजन है, और अभी हमने अपवाद लिख दिया कि धौलावीरा से कितने टीले मिले हैं? लोथल, सुतका गेटोर,
और सुरकोटड़ा, इन तीनों स्थलों से एक एक ही टीला मिला है। धोलावीरा का नगर जो था वो 3 टीलों पे बसा हुआ था, वहीं लोथल, सुतका गेटोर और सुरकोटड़ा में पूरा नगर एक ही टीले पे बसा हुआ था। लोथल में 2 टीले नहीं मिले, पूरा नगर सिंगल टीले पर था। सुरकोटड़ा का नगर भी सिंगल टीले पर था, सुतका गेटोर का नगर भी सिंगल टीले पर ही था। क्लियर हो गया? मैं दोबारा बताता हूं। इंडस एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था। ये एक प्लान, ये जो टाउनशिप थी ये वेल प्लान्ड थी और ग्रिड पैटर्न पर थी। ऐसा लगता है किसी कॉलोनाइजर ने ही इस कॉलोनी का निर्माण किया है। इसका जो कॉलोनी है, नगर जो है, वो पूर्वी और पश्चिमी 2 पार्ट में डिवाइड थी। जो ईस्ट साइड का पार्ट है वो लो है और जो वेस्ट साइड का पार्ट है वो अपर है। और ये जो अपर साइड यानी वेस्ट साइड का जो पार्ट है, इसके चारों ओर एक वॉल है, दीवार। अधिकांश स्थल जो मिले हैं उनमें वेस्ट साइड हमको इस पे मिले हैं, अपर साइड मिला है, और उसके चारों ओर क्या है? एक वॉल है, एक दीवार है। तो हो सकता है कि ये शासक वर्ग का निवास रहा हो, क्योंकि वो मध्यकाल में राजाओं ने जो अपने दुर्ग बनाए वो कहाँ बनाए? ऊंचाई पर ही बनाए। ठीक है, तो इसके हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिलते हैं, विरोधाभास मिलते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? धौलावीरा से 3 टीले मिले हैं, लोथल, सुतका गेटोर और सुरकोटड़ा से एक ही टीला मिला है। सिंधु सभ्यता की दूसरी विशेषता है उसके भवन यानी घर, आवास। मानव ने जब भी भवन बनाए हैं तो 2 तरीकों से बनाए हैं। एक तो उसने घर किसी दूसरे को दे दिए हों बना के, या फिर अधिकांश घर किस लिए बनते हैं? उपयोगितावादी दृष्टिकोण से। उपयोगितावादी दृष्टिकोण का मतलब है कि मानव ने अपने रहने के लिए घर बनाए। देखिए, आज भी अगर भारत भूमि का कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो वो ऐसा घर बनाता है, मैं अभी आपको बना के बताता हूँ, आप हाँ करोगे कि हाँ यही तो बनाते हैं हम। आयताकार अथवा वर्गाकार। अभी तो हमको आधुनिक दुनिया ने बताया कि घर बनाने के लिए भी आर्किटेक्ट होते हैं और उसमें इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। इंडस के लोगों के पास कैसे आर्किटेक्ट रहे होंगे? देखो कि आज तक इस देश का आदमी अगर अपनी मर्जी से घर बनाता है तो वैसा ही घर बनाता है। तो क्या ये इस बात को संकेत देता है, इंडिकेट करता है कि वर्तमान लोग इंडस के लोगों के ही वंशज हैं? क्योंकि आप हाँ करोगे अभी कि हाँ हम ऐसा ही घर बनाते हैं। आयताकार या वर्गाकार, और ऐसे पीछे 2 कमरे, फिर यहाँ पे साइड में एक कमरा। ठीक है, इधर यहाँ पे साइड में एक कमरा, ये इसका गेट, ये इसका दरवाज़ा, ये इसका दरवाज़ा, ये इसका दरवाज़ा। ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये हमारे रसोई घर। ठीक है, ये हमारे छत पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के नीचे स्नानागार, बाथरूम। ये हमारा घर है ना? ये हमारा एंट्री गेट। तो एंट्री गेट जो है, यहाँ पे एक दीवार होती थी ऐसे, यहाँ पे। तो घर का जो दरवाज़ा है वो यूँ जाके यूँ है, ताकि मुख्य दरवाजे से आपको घर का अंदर का हिस्सा दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं आप? अभी हमने इसमें अपडेशन कर दिया, ये दीवार हटा दी और फ्रंट गेट से पूरा घर दिखता है अंदर। बाकी पहले यहाँ एक दीवार होती थी, और यहाँ से ये जो आपका दरवाज़ा है, अंदर जाने का रास्ता है, इसमें आप तो यूँ घूम के जाओगे थोड़ा सा, ताकि वो जो दीवार है वो घर के इंटरनल पार्ट की
प्राइवेसी के लिए था। आप पुरानी हवेलियां देखेंगे, राजस्थान तो इसमें माहिर है, आप राजस्थान की हवेलियां देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा कैसा दिखाई देगा, सारी ऐसी ही हैं। कैसे बना दी हमारे मध्यकाल के लोगों ने ये हवेलियां? ये तो इंडस के लोगों ने बनाई ना। और आज साधारण लोग जब गांव में मकान बनाएंगे तो ऐसा कैसा नहीं बनाएंगे। और ये जो आपके ये स्नानागार है, अब देखो, घर का मुख्य दरवाजा है, ये गली में खुल रहा है, और सड़क ये रही, ये सड़क है आपकी। घर का मुख्य दरवाजा कहां खुल रहा है? गली में। इंडस के जो घर हैं इनमें अलंकरण नहीं था। सिंधु सभ्यता के घरों में अलंकरण नहीं था, ठीक है। जो ये ग्राउंड फ्लोर वाला हिस्सा था इसमें कोई खिड़कियां नहीं थी। जो ग्राउंड फ्लोर पे जो घर था इसमें खिड़कियां नहीं थी, यानी घर जो थे वो एक मंजिले अथवा बहुमंजिले, कहीं कहीं दो मंजिले भी थे। और जो दूसरी मंजिल वाले जो घर थे उनमें तो खिड़कियां थी, उनमें तो खिड़कियां थी। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर के जो घर हैं उनमें खिड़कियां नहीं है। इन घरों में क्या है? आंगन है, स्नानागार है, रसोई घर है, और ये यहां कुआं है, ताकि राहगीर राह चलते ही घर पानी पी के चला जाए। अंदर जाएगा ही नहीं ना, वो बाहर की बारी पानी पी के चला जाएगा। और घर का जो स्नानागार है ये नाली के द्वारा इस सड़क से जुड़ा हुआ है। अलंकरण नहीं, यानी भव्यता नहीं। सिंधु घाटी के लोगों ने जो अपने घर बनाए वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से बनाए, ठीक है। उनमें कोई अलंकरण नहीं थी, उनमें कोई भव्यता नहीं थी, वो एक मंजिले अथवा बहुमंजिले थे, उनमें ग्राउंड फ्लोर पे कोई खिड़कियां नहीं थी। उन्होंने अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखा, इसलिए तो खिड़कियां नहीं थी। ये घर के जो मुख्य दरवाजे से घर का अंदर का हिस्सा नहीं दिखता था, ये भी क्या थी? प्राइवेसी थी। मुख्य दरवाजा कहाँ खुलेगा? गली में खुलेगा, ठीक है। घर में आंगन, स्नानागार, रसोई घर और कुआं भी था। अब इस घर का भी अपवाद मिला है। जो अपवाद है वही तो क्वेश्चन है। लोथल में दरवाजे सड़क पर खुले। लोथल में घर का मुख्य दरवाजा कहां पे खुलता था? सड़क पर खुलता था। तो अपन ने इंडस की कितनी विशेषताओं की बात की है? 10 विशेषताओं की बात की है। उनमें से कितनी विशेषताएं पढ़ ली? नगर 2 भागों में विभाजित था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सिंधु निवासियों ने अपने लिए किसका निर्माण किया? अच्छा, घरों का निर्माण कर लिया। आपने निर्माण सामग्री का नहीं पूछा मेरे से। इनकी जो निर्माण सामग्री थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कैसी थी? पक्की ईंटें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में घर किसके बने? पक्की ईंटों से। बाकी इसके अपवाद भी हैं, कच्ची ईंटों से भी घर बने हैं। हो गया नहीं पूरा? निर्माण सामग्री क्या थी? पक्की ईंटें। निर्माण सामग्री क्या थी? पक्की ईंटें। और ये पक्की ईंटों से घर कहां बने? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। बाकी इसके क्या हैं? अपवाद भी हैं।
अभी जो ग्रेट बाथ टब मिला है ना, उसमें इन्होंने जो नीचे उसकी फर्श बनाई उसमें जिप्सम का इस्तेमाल किया। तो उस जमाने में उन्होंने ये सीख लिया, जबकि हम मिडिवल इंडिया में क्या कहते हैं कि भारतीयों को ये गारा बनाना तुर्कों ने सिखाया। तभी तो वो डांट लगी, डांट बगली मेहराब। अपनी जितनी भी इमारतें बनी हैं उसमें ऐसी कोई इमारत है क्या? ऐसे है क्या इमारत कोई? ऐसे ये आता ही नहीं था ना अपने को। अपने को तो ये आते थे, स्तंभ और ये धरनी। इसलिए बड़े विशाल निर्माण क्यों नहीं हुए अपने से? क्योंकि अपने को डांट लगाना नहीं आता था। ये तो किसकी देन है? और इंडस के लोगों को ये आती थी ना मेहराबें। इंडस के लोगों को ये मेहराबें आती थी ना। ऐसी मेहराब कुषाण काल में भी मिलती है, क्योंकि कुषाण मध्य एशिया से आए थे। और मेहराब रोमन्स की देन थी ना, मेहराब रोमन्स की देन थी। अरे मेहराब, मीनार, गुंबद रोमन्स की देन है। रोमन से तुर्कों ने सीखा और वो उसे भारत में लाए। तो तुर्क ये कहते हैं कि भारतीयों को गारे का इस्तेमाल नहीं पता था। गारे का इस्तेमाल अगर पता होता तो ये मेहराब नहीं बना लेते, जबकि यहां ये बना रहे ना गारा। जो ग्रेट बाथ टब की जो फर्श बनाई है उसमें जिप्सन का इस्तेमाल हुआ है ना। अब तीसरा है कुआं। तीसरा क्या है? कुआं। इंडस के लोगों ने पानी की आपूर्ति के लिए क्या बनाए? कुएं बनाए। और ये कुएं कैसे थे? सीढ़ीदार। ये कुएं कैसे थे? सीढ़ीदार। और कालांतर में भारत में इसी पैटर्न पे क्या बनी? बावड़ियां बनी। आप गांव में देखना, ऐसे कुएं बने हुए हैं पत्थर से। ये फर्मादार कुएं तो बाद में आए, पहले कुएं कैसे थे? और इसमें उतरने के लिए ऐसे पत्थर की सीढ़ियां लगी हुई हैं जिग जैग पैटर्न पे। जिग जैग पैटर्न पे। ये इंडस की देन है। ठीक है। उस टाइम पे इंग्लिश बॉन्ड मेथड से बनाई इन्होंने ईंटें, आ रही हैं अभी। निर्माण सामग्री इन्होंने कैसे बनाई? इंग्लिश बॉन्ड मेथड से, एल से। अगर एक ईंट के ऊपर एक ईंट रख देंगे तो वो रुकेगी नहीं ना। तो ये उनको पता थी। इस मेथड को बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड मेथड। ठीक है। और बहुत ज़्यादा साइंस थी उनके पास। उन्होंने जो कांसे की मूर्तियां बनाई वो पद्धति आज तक प्रचलित है। सीढ़ी हो गई, वो कुएं हो गए। अब इसके बाद है ईंटें। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने जो ईंटें बनाई वो कच्ची और पक्की ईंटें। इंडस के निवासियों ने कैसी ईंटों का इस्तेमाल किया? मेसोपोटामिया के निवासी कच्ची ईंटें काम में लेते थे। इसके विपरीत इंडस सिंधु सभ्यता के लोगों ने अधिकांश निर्माण किससे किए? पक्की ईंटों से किए। और इनका अनुपात 4:2:1। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किस अनुपात में थी? 4:2:3 में। ठीक है ना। और इनमें ईंटों में कोई अलंकरण या सजावट नहीं थी, लेकिन कालीबंगा से हमको क्या मिली है? अलंकृत फर्श मिली है। अपवाद हो गया ना। हम कह रहे हैं कि इंडस के निवासियों ने जो ईंटें बनाई उनमें किसी तरह का अलंकरण और सजावट
नहीं थी, लेकिन कालीबंगा से हमको जो फर्श मिली है वो कैसी मिली है? अलंकृत मिली है। और इन्होंने जो दीवार निर्माण किया, वो किससे किया? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने जो निर्माण कार्य किए वो किससे किए? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से किए। अभी भी दीवार बनती है, देख लेना तुम, इसी पैटर्न पर तो दीवार बनाते हैं। अगर अपन एक के ऊपर एक ईंट रखेंगे तो वो नहीं रुकेगी ना, उनको वापस अपने को एल साइज में लाना पड़ता है। चेंज करते हैं। अब इसके बाद है मृद भांड, बर्तन। और ये बर्तन जो हैं, इंडस के निवासियों ने जो बर्तन बनाए, ये चाक से बनाए। अब आप कहते हो बर्तन चाक से ही तो बनते हैं। अरे नवपाषाण काल में चाक आया था, ठीक है ना। तो नवपाषाण काल से लेके ताम्रपाषाण काल तक अधिकांश जो बर्तन है वो हाथ से बने, लेकिन इंडस से जो बर्तन मिले हैं हमको, वो चाक से बने हुए ज़्यादा मिले हैं और हाथ से बने हुए कम मिले हैं। कुमार नहीं देखे? नहीं देखे? सही बात है। फिर आप जैसे लोगों के लिए तो चौकी ढाणी में है, मैं कल ही देख के आया हूँ। भैया जानते हो? भैया चाक के रूप में भी काम करता है। भैया चाक के रूप में भी काम करता है, कुंभकारी जिसको कहते हैं, सेरेमिक। हाँ वो घड़े वड़े, वही आपके क्या बोलते हैं उसे? घड़ा। हाँ। फिर वो घड़ा बना कैसे? वो पहिया चाक के तौर पे भी काम आता है, ठीक है ना। और फिर कुंभकारी जो होती है वो उस पर कलाकारी करके और कितना जोरदार बनाता है। अच्छा, मोटर से चलते हैं? अच्छा। हाँ ठीक है। तो ये दो तरह के थे, एक तो साधारण मृद भांड, और दूसरे काले लाल मृद भांड, BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। तो ये काले और लाल मृद भांड थे जो, ये चिकने और चमकीले थे। साधारण में तो कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन ये जो BRW हैं कैसे हैं? चिकने और चमकीले हैं। इन पर व्रत, वृक्ष और मानव की आकृतियां मिली हैं। इन पर कैसी आकृतियां मिली हैं? व्रत की आकृति मिली है, वृक्ष की आकृति मिली है और मानव की आकृति मिली है। अब ये जो मृदभांड हैं, इनका उपयोग क्या था? देखो, ये अनाज भंडारण कर सकते हैं, इनमें जल का संग्रह कर सकते हैं, इनमें वस्तु और आभूषणों का संग्रह कर सकते हैं। हमारे पूर्वज आज तक, हम लोग आज तक हमारे पूर्वजों का धन जो गड़ा हुआ है बर्तनों में, उसको ढूंढते रहते हैं, है ना।
बर्तन में ही तो गाड़ के रख गए वो। फिर जो छोटे जो बर्तन होते हैं, पॉटरी, घरों में रखी जाती है, किस लिए? सजावट के लिए। आज तक पॉटरी कितनी फेमस है। और फिर जो छिद्रित मृद भांड मिले हैं, छोटे छेद किए हुए, उनका इस्तेमाल शराब परोसने में किया गया होगा। उनका इस्तेमाल किस में किया गया होगा? शराब परोसने में होता होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि मृद भांड हमको संग्रहण के लिए काम में आते थे, सजावट के लिए काम में आते थे, और जो छिद्रित मृद भांड है वो शराब परोसने के काम आते होंगे। तो संग्रहण के लिए जो आते हैं उसमें जल का संग्रहण करते होंगे, अनाज का संग्रहण करते होंगे, या फिर आभूषणों का संग्रहण करते होंगे। अब है माप तोल की प्रणाली। सैंधव निवासी माप तोल की प्रणाली से परिचित थे। बड़ी बात है। और ये माप तोल की प्रणाली 16 गुणक पर आधारित थी। कैसे? जैसे 1957 में 1957 तक भारतीय रुपया सोलह आना बराबर 1 रुपया, 25 पैसे बराबर 4 आना, यही था क्या? तो इंडस के लोगों की कितनी बड़ी विशेषता थी हमारे पास। 1957 तक हमारा रुपया 16 आने में ही डिवाइड था। तो इंडस के लोगों की ये बड़ी विशेषता थी ना। तो इन्होंने माप तोल के लिए बाट बनाए। बाट किसके? चर्ट पत्थर से। पत्थर से नहीं, और ये चर्ट पत्थर होता है ब्लैक स्टोन, काला पत्थर, मटमैला सा होता है, वजनी होता है। आज तक हमारे घरों में चर्ट पत्थर के बाट रखे हैं, पैसेरी रखी है। गांव में आप आज भी अगर पूछ लोगे बड़े बुजुर्गों से तो उनके पास पंसेरी रखी है ना, काली काली सी पंसेरी रखी है ना, वो चर्ट पत्थर की बनी हुई है। ये फुट और घन का इस्तेमाल जानते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी किससे परिचित थे? फुट और घन से परिचित थे। बाट किससे बनाए इन्होंने? चर्ट पत्थर से। घर किससे बनाए इन्होंने? पक्की ईंटों से। पक्की ईंटों से। और कुएं में सीढ़ियां कैसे, कुएं सीढ़ीदार बनाए। कुएं कैसे बनाए? सीढ़ीदार, वृत्ताकार, गोलाकार बना के बताया ना मैंने। कुएं इन्होंने कैसे बनाए? सीढ़ीदार कुएं, जो वृत्ताकार थे या गोलाकार थे। जैसे लोथल से हमको कांच का स्केल मिला है, लो और माप तोल परिचित हो गए। और मोहनजोदड़ो से धातु की तराजू मिली है। लोथल से हमको कांच का स्केल मिला है, और मोहनजोदड़ो से हमको धातु की तराजू मिली है। कितनी विशेषताएं हो गई? 6 विशेषताएं हो गई।
अब देखो, चेंज कर दें पेज। अब है नालियां। इनको पता था कि अगर गंदा पानी एक जगह एकत्रित हो जाएगा तो उससे बीमारी फैल जाएगी। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, ये इंडस की समकालीन सभ्यताएं थी। केवल इंडस में ही जल निकासी की प्रणाली थी, नालियां थी। बाकी किसी भी सभ्यता में नालियां कहीं भी नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम केवल और केवल किसके पास था? इंडस के लोगों के पास था ये। तो कितनी एडवांस सभ्यता थी उनकी। और देखो नालियां भी इन्होंने कैसे बनाई। ये ऊपर तो ये सड़क है, प्रत्येक घर का जो स्नानागार था वो किससे जुड़ा हुआ था? सड़क की मुख्य नाली से जुड़ा हुआ था। ये हैं आपके सामने ये मेन हॉल। क्या है ये? अगर नालियों को परमानेंट बंद कर देंगे तो सफाई कैसे होगी? और इनको ढकने के लिए इन्होंने कारबेल्ड मेहराब काम में ली। कारबेल्ड मेहराब बना के बता देता हूं काम आएगी आगे। बिना गारे के रोक सकते हो क्या? यहां तक हमको गारे का इस्तेमाल करना आता था। बीच में कुसाणों को गारे का इस्तेमाल आता था। बाकी साफ है मामला। फिर ये गारे का गारा बनाना हमको किसने सिखाया? तुर्कों ने सिखाया। ये चूना पत्थर का इस्तेमाल, ठीक है ना। अरे अपन क्या करते थे, एक तो कच्चा पक्का चूना और एक, ठीक है ना। तो जो पक्का चूना था उसे अपन पहले उबालते थे और उसे ठंडा होके फिर उसमें अपन बजरी सीमेंट ये मिला के फिर उसका निर्माण करते थे ना। सीमेंट तो नहीं था उस समय, बजरी मिलाते थे उसमें, चूना मिला के और फिर उससे बना लेते थे। यही था ना। ये तुर्कों ने सिखाया हमको। सारा वही तो बन रहा था। यहाँ तक ये बात पता थी इंडस के लोगों को। लेकिन बीच के काल के किसी भी भारतीय कालखंड के लोगों को इस तरीके से चूना पत्थर से गारा बनाना नहीं आता था। बीच में कुषाण शासकों को यह गारा बनाना आएगा, क्योंकि कुषाण कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो उनको रोमन्स कला पता थी ना। तो जल निकासी प्रणाली दुनिया की किसी भी सभ्यता में नहीं थी, केवल समकालीन सभ्यताओं में इसका अभाव था। सफाई के लिए इन्होंने मैल होल रखे, कारबेल्ड मेहराब ऐसे बनाई, तभी तो ढक्कन को उठा लेंगे। ढक्कन कहीं से उठाओगे? लेकिन अच्छा, अब अपवाद देखो आप। अपवाद नंबर 1, लोथल से सीढ़ीदार नाली। नाली में उतरने के लिए सीढ़ियां थी, ठीक है। और क्योंकि हम राजस्थान वाले तो हमेशा से क्या है, जुगाड़ कर लेते हैं। तो कालीबंगा से लकड़ी की नाली, और कालीबंगा के लोगों ने लकड़ी की नाली कैसे बनाई?
पेड़ के खोखले तना का इस्तेमाल। पेड़ काट लिया और उसका जो तना था वो लाट के रूप में बना के उसको अंदर से खोखला करके लगा दिया कि लो बहते रहो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नाली तो गहरी बनेगी ना, ये खड्डे दिख नहीं रहे आपको? अब काम की बात नहीं पूछी आपने, बनी किससे नाली? मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां मतलब इनको गारा बनाना आता था, लीकेज कैसे रोका इन्होंने? लीकेज भी तो रोकेंगे ना, फिर तो गारा बनाना आएगा तो ही तो लीकेज रुकेगा। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कहा ग्रेट बात टब की फर्श इन्होंने जिप्सम से, तभी तो रुकेंगी ईंटें। तो इन्होंने जिप्सम, चूना पत्थर और पक्की ईंटें, निर्माण किससे हुआ? इसलिए तो इतनी देर से समझा रहा था मैं आपको, जिप्सम, चूना पत्थर और पक्की ईंट। अद्भुत व्यवस्था थी। आज से 5,000 साल पहले, 5,500 साल पहले हमारे पूर्वजों को पता था कि नालियां कैसे बनेंगी। मेसोपोटामिया के लोगों को नालियां बनाना नहीं आता था, मिस्र और चीनी लोगों को भी नालियां बनाना नहीं आता था। ठीक है ना, हो गया? अब लेकिन उतनी गहरी नहीं बनाते ना, बकल में बना देते हैं कि बेले पानी वैसे। ठीक है। अब इसके बाद है सड़कें। देखो, सड़कें इन्होंने ऐसे बनाई। आप कभी जयपुर गए हो घूमने? कब? रात को 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गए हो? अब जाना और मैं जो बता रहा हूँ वो देखना। रात को 11 बजे बाद जब ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, और सुबह 6 बजे से पहले जब ट्रैफिक है ही नहीं, इक्के दुक्के व्हीकल्स आपको जब सड़क पे चलते हुए मिले, तब आप परकोटा देखना। वो ऐसा दिखेगा सड़कें जैसी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सड़कें ऐसे एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं। जयपुर के परकोटे में सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं। सड़कें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं? समकोण पे काट रही हैं। दूसरी बात, ये कच्ची ईंटों से बनी। निर्माण कैसे हुआ? कच्ची ईंटों से हुआ। कोई भी सड़क हमको पक्की ईंटों से नहीं बनी। ठीक है ना? और ये ऐसे हैं, ध्यान से देखोगे ना तो ऐसे दिखेंगी, स्लोप, ढलवा सड़कें हैं। क्यों हैं? इसके दो फायदे हैं। एक तो वर्षा का पानी बह जाएगा, वर्षा का पानी एकत्रित नहीं होगा। दूसरा, दूसरा क्या? अरे मतलब सफाई हवा से ही हो जाएगी।
फिर लोग कहते हैं कि सवाई जयसिंह ने जो जयपुर बसाया वो पेरिस से प्रेरित है। तो पेरिस कहीं धरती पे अस्तित्व में नहीं था, पेरिस में रहने वाले अस्तित्व में नहीं थे, तब हमारे लोगों ने ऐसी सड़कें बना दी थी। क्योंकि इंडस को अंग्रेजों ने खोजा, औपनिवेशिक लेखकों ने खोजा, उन्होंने ही इंडस के बारे में लिखा, यही बात है ना। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो है सड़क, ये चेस बोर्ड पैटर्न है। अरे इंडस 1920 के दशक में अस्तित्व में आई है, 1921 में आई है। ये चेस बोर्ड पैटर्न है और ऑक्सफोर्ड सर्कस है, वहां भी ऐसी सड़कें थी ना। कि हमारे ऑक्सफोर्ड से प्रेरित है, मतलब हमारे ऑक्सफोर्ड की सड़क भी ऐसी है, चेस बोर्ड पे भी ऐसी रहती है। उन्होंने तो अपनी तुलना कर दी ना, उनको क्या काम है कि भाई भारत के लोग भी ऐसा कुछ बना सकते थे। अब हमको इसका एक अपवाद मिला है। अपवाद क्या है? मोहनजोदड़ो से विशाल कच्ची सड़क मिली है। मोहनजोदड़ो से हमको एक विशाल कच्ची सड़क मिली है, कितनी मीटर की? 10 मीटर की। कैसी सड़क मिली है हमको? 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है। और इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? राजपथ। इतिहासकारों ने इस सड़क को क्या नाम दिया है? हाईवे। इतिहासकार इस सड़क को क्या कहते हैं? ये तो हाईवे है। ही नहीं ना। सड़कें कच्ची मिलेंगी तो उनके अवशेष कैसे मिलेंगी बताओ? वो तो मिल जाएंगी, आप तो जाएंगे। अगर पक्की ईंटों से बना देते सड़क तो सारी सड़कें मिल जाती। सड़कें पक्की बनाई जाती हैं डामर से, डामरीकरण, है ना। तो सड़कों पे डामरीकरण करना कहलाता है मैकेनाइडिज्म। मैकेनाइडिज्म बोलो, मैकेनाइडिज्म। क्योंकि जॉन मैकेडम पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि सड़कें पक्की बनाई जा सकती हैं, औद्योगिक क्रांति में। कब? 1850 में, 19वीं सेंचुरी के मिड में पक्की सड़कें बनना स्टार्ट हुई हैं। मोहर या सीलें, अपन कहते हैं ना सील लगा दिए, यानी मोहर। तो ये इंडस की मोहर जो है ये आईवीसी की सर्वोत्तम कलाकृति है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे बेहतरीन निर्माण कार्य क्या है? मोहर। इसमें जो निर्माण सामग्री थी, ये निर्माण है सेलखड़ी, चर्ट, गोमदे, कांचली मिट्टी। मोहरें किससे बनाई? सेलखड़ी पत्थर से बनाई या फिर चर्ट से बनाई? चर्ट से बांट भी बने और भी बनी।
गोमदे से बनाई या कांचली मिट्टी से बनाई। इसमें से अधिकांश मोहरें किसकी बनी है? सेल खड़ी पत्थर से बनी है। अधिकांश मोहरें किससे बनी है? हो सकता है इन मोहरों का इस्तेमाल वस्तुओं को सील पैक करने में किया जाता हो। मोहरों का निर्माण किससे किया जाता हो? सील पैक करके और लटका देते हैं ना। धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को दिखाता होगा। कुछ मोहरें बाजूबंद के तौर पे भी काम आती थी, कुछ मोहरें ताबीज के तौर पे भी काम में आती थी। ठीक है ना। मोहरों को तो अपन वैसे भी अलग से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अपन ने उसमें आपको बताया है ना पीछे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो वो एग्जैक्ट जो कला है उसमें अपन ने बात की है ना, किसकी? मोहर की और मृद भांड की। तो आ गई ना मृद भांड नगरीय विशेषताओं में, आ गया मृद भांड, आगे मोहर भी आ गया, तो ही बचा ना। चीजें बहुत ज्यादा लिंकअप है आपस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मोहर हैं ये आयताकार और वर्गाकार। मोहर कैसी हैं? आयताकार भी हैं और वर्गाकार भी हैं। और इन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है, सर्वाधिक चित्रण जो है, वो एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाले बैल का है। सर्वाधिक चित्रण मोहरों पर किसका है? एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाला बैल है। अब देखो बन गए ना सवाल। अधिकांश मोहरें किसकी बनी? सेल खड़ी की। अधिकांश बाट किसके बने? चर्ट के। मोहरें कैसी थी? आयताकार और वर्गाकार। मोहर पे सर्वाधिक चित्रण किसका है? एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाले बैल का है। ये तो सवाल बन रहे हैं, इनको मैचिंग में दे देंगे कि एक को दो से मिलाओ। अब मोहर जो हैं, अपन ने कहा कि आयताकार और वर्गाकार हैं। इंडस मोहरें दोनों तरह से मिली हैं अपने पास, आयताकार भी मिली हैं और वर्गाकार भी मिली हैं। आयताकार जो मोहर हैं इनमें केवल लिपि मिली है, और वर्गाकार जो मोहर हैं इन पर पशु और लिपि दोनों मिली हैं। और पशु कौन सा है? एक श्रृंगी बैल। पशु कौन सा है? एक श्रृंगी बैल। और पशु बाईं तरफ मुंह करके खड़ा है। पशु का मुंह किधर है? लेफ्ट साइड। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति क्या है? उसकी मोहर है। मोहरों का निर्माण किससे हुआ है? सेल खड़ी से। मोहरों का निर्माण किससे हुआ है? सेल खड़ी से, गोमदे से, चर्ट से और कांचली मिट्टी से। ठीक है। इनमें से अधिकांश निर्माण किससे हुआ है? सेल खड़ी से। अधिकांश निर्माण किससे हुआ है? सेल खड़ी से हुआ है। और मोहरों पर सबसे ज्यादा चित्रण किस आकृति का हुआ है? एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाला बैल। ठीक है ना। और ये आयताकार और वर्गाकार हैं। इनमें जो आयताकार मोहर है उस पर केवल लिपि है, और वर्गाकार जो मोहर है उस पर
ठीक है ना। तो मोहरों का जो इस्तेमाल होता था वो बाजूबंद की तरह भी होता था, यहाँ बांध लेते होंगे, या धनी व्यक्ति अपनी अब ये मुद्राएं अगर बाजूबंद की तरह काम में ली जाएंगी तो क्या ये आज का आधार नहीं है? अगर बाजू पे मुद्राएं ताबीज नहीं बांधते अपन आज यहाँ, पहले ये क्या बांधते होंगे? मोहर बांधते होंगे ठीक है ना। अब अपना इसमें आखिरी पॉइंट क्या है? लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की 10वीं विशेषता क्या है? उसकी लिपि। तो अभी तक हमको इंडस की लिपि के लगभग 4000 से ज़्यादा प्रमाण मिल चुके हैं, और 4000 उस किताब में लिखा हुआ है जब वो किताब 2010 में प्रिंट हुई थी। अभी तो और मिल गए होंगे। इनमें से आधे से ज़्यादा प्रमाण हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इनमें भी 90% प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सैंधव लिपि के अधिकांश प्रमाण हमको कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। इसमें इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं ना। तो पहली जो लिपि मिली थी, इसका जो पहला प्रमाण मिला हमको, वो 1853 में कनिंघम को हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली लिपि कब मिली? 1853 में। किसे मिली? कनिंघम को मिली। इसमें वृषभ के साथ, बैल के साथ बैल के साथ 6 अक्षरों का लेख था। फिर 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई हो गई तो वहां से फिर हमको सारी मोहरें मिल गई। तो हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता की पहली मोहर हमको 1853 में कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली। हमने पीछे बात की, बाट किससे बने? चर्ट से। बाट किसके बने? और मोहर किसकी बनी? सेल खड़ी से। अधिकांश मोहरें, अधिकांश बाट किससे बने? चर्ट से। अधिकांश मोहरें किससे बनी? सेल खड़ी के पत्थर से। और ये जो हमको लिपि मिली है, लिपि के प्रमाण हमको सेल खड़ी की मोहर और वो मिट्टी के मुद्रा छाप, मिट्टी के मुद्रा छाप, कांचली मिट्टी और ताम्रपत्र। कांचली मिट्टी मत लिखो, इसको लिखो मृद भांड। मृद भांड। सैंधव लिपि के प्रमाण हमको किससे मिले हैं? सेल खड़ी की मोहर से, मिट्टी के मुद्रा छाप से, मृद भांड से। और इनमें से अधिकांश प्रमाण कहां से मिले हैं? सेल खड़ी की मोहर। और स्थल की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रमाण मोहनजोदड़ो से, और सेकंड नंबर पे हैं हड़प्पा से। सबसे ज्यादा प्रमाण हमको कहां से मिले हैं? और सैंधव जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इस पे 64 मूल चिन्ह मिले हैं। और
प्रचलित जो चिन्ह है हमको वो मछली का मिला है। प्रचलित चिन्ह हमको किसका मिला है? मोहर पर प्रचलित चिन्ह किसका मिला है? ऊबड़ वाला बैल या एक सींग वाला बैल। और लिपि पे प्रचलित चिन्ह किसका मिला है? अब देखो, अब यहां एक बात समझो आप, बिल्कुल इजी गोइंग बात है। इसकी जो समकालीन जो सभ्यताएं हैं, इसमें जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसकी लिपि है कीलाकार। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी है? कीलाकार। कील जैसे अक्षर बनाए उन्होंने, अंग्रेजी में क्यूनिफॉर्म। और जो इजिप्टियन जो स्क्रिप्ट है, मिस्र की जो लिपि है, वो है चित्रलिपि। और चित्रलिपि को बोलते हैं वो लोग हाइरोग्लिफिक। मिस्र की लिपि कैसी है? हाइरोग्लिफिक। मेसोपोटामिया के लोगों ने हमको मेसोपोटामिया की लिपि के हमको टेराकोटा से प्रमाण मिले हैं। यानी कि गीली मिट्टी के स्लाइड्स पे लिखा, फिर उसे पका लिया तो आज टेराकोटा बन गया। और जो इजिप्टियन जो लिपि है, ये है चित्रलिपि, और इसे बोलते हैं हाइरोग्लिफिक। और इन्होंने लिखा पेपिरस पेड़ के पत्ते पर। आज वर्तमान दुनिया में हम जो कागज इस्तेमाल करते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो पेपर शब्द की उत्पत्ति इस पेपिरस से ही हुई है, क्योंकि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पेड़ के पत्तों पे लिखा था। तो उस पेपिरस का ही अपभ्रंश आज क्या है? अब इंडस की जो सभ्यता है, इंडस की जो सभ्यता है, उसकी जो लिपि है, वो लिपि ना तो कीलाकार है और ना वो हाइरोग्लिफिक है, वो तो एक अलग ही लिपि है। और सैंधव लिपि में सैंधव लिपि में अगर हम बात करें तो 250 से और 400 अक्षर हैं। पिक्टोग्राफ, ठीक है ना? कितने अक्षर हैं? 250 से 400 अक्षर हैं। और प्रत्येक जो अक्षर लिखा हुआ है, प्रत्येक जो अक्षर लिखा हुआ है, ये भाव या ध्वनि की सूचना देता है। प्रत्येक जो अक्षर लिखा हुआ है वो हमको किसी ध्वनि को बताता है, किसी भाव को बताता है, या किसी वस्तु की सूचना देता है। इसीलिए तो इंडस की लिपि को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक कहते हैं। प्रत्येक चिन्ह जो लिखा हुआ है, प्रत्येक अक्षर जो चित्र के रूप में लिखा हुआ है, वो या तो किसी ध्वनि को बता रहा है, या किसी भाव को बता रहा है, या किसी वस्तु को बता रहा है। तो हो सकता है इसके माध्यम से धनी लोगों ने अपनी संपत्ति दिखाई हो, ये भी तो हो सकता है ना? ठीक है ना? तो सैंधव लिपि वर्णात्मक नहीं है, अपितु क्या है? चित्रलेखात्मक है। ये लिपि तो मेसोपोटामिया और मिस्र की तो दोनों लिपि क्या है? डिटेल में है। तो ये अपनी लिपि वर्णनात्मक नहीं है, डिटेल में नहीं है, अपितु क्या है? चित्रलेखात्मक है, संक्षिप्त है। और लेख अत्यंत छोटे हैं,
संक्षिप्त हैं और कहीं कहीं दो विपरीत लाइनों में हैं। विपरीत लाइन का मतलब जानते हो, जनरली अपन जो लिखते हैं ब्राह्मी लिपि देवनागरी में वो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, और खरोष्टी उर्दू जो लिखी जाती है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये राइट से लेफ्ट भी है और लेफ्ट से, दो विपरीत लाइनों में है, संक्षिप्त है बहुत ज्यादा, वर्णनात्मक नहीं है। ठीक है, और ये जो संक्षिप्त है दो विपरीत लाइनों में है, इसे क्या बोलते हैं? अरे यही तो बात है, गोमूत्रिका, वुस्त्रोफेदन। क्या बोलते हैं इसे? गोमूत्रिका, वुस्त्रोफेदन। आरसी मजूमदार कहते हैं कि सैंधव लिपि जो है वो गोमूत्रिका है। ये जापान की लिपि के समान हमको अत्यंत छोटे छोटे, जैसे जापानी जो लिपि है ना वो भी बहुत छोटे छोटे लेखों में मिली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वुस्ट्रोफेदन। अब क्योंकि इंडस की लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, तो अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग राय। हाँ, जैसे देखो वापस से बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सैंधव लिपि का पहला प्रमाण हमको कब मिला? 1853 में कनिंघम को कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। ये विरसव के साथ 6 अक्षरों का एक बैल था, और उसके साथ कितने अक्षर लिखे हुए थे? 6 अक्षर लिखे हुए थे। तो इस लिपि के प्रमाण हमको सेलखड़ी की मोहर से, मिट्टी के मुद्रा छापों से, मृदभांड से, और अधिकांश प्रमाण हमको किससे मिले हैं? अगर नगरों की बात करें कहाँ से मिले हैं, तो पहले नंबर पे तो मोहनजोदड़ो है, और दूसरे नंबर पे सैंधव लिपि के 64 मूल चिन्ह हैं, जिस पर प्रचलित चिन्ह मछली का है। समकालीन लिपियों की बात करें तो मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि थी, क्यूनिफॉर्म, कील जैसे अक्षर बनाए, जैसे ऐसे 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 यूं, और गीली मिट्टी की स्लेट्स पे बनाए। बाद में उसको आग में पका लिया तो फिगरिन बन गया, टेराकोटा। आग में पकाते ही वो क्या बन गया? टेराकोटा। मिस्र की जो लिपि है वो चित्रलिपि है, हाइरोग्लिफिक लिपि। और किस पे लिखा? आधुनिक जो पेपर शब्द है वो पेपिरस से ही उत्पन्न हुआ है। अब अपन इंडस की लिपि की बात करें तो सैंधव जो इंडस जो स्क्रिप्ट है उस पर 250 से 400 अक्षर हैं, और प्रत्येक अक्षर जो चित्र के रूप में लिखा हुआ है वो किसी भाव, ध्वनि अथवा वस्तु की सूचना दे रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक बोलते हैं। तो सैंधव लिपि मेसोपोटामिया और मिस्र की तरह वर्णनात्मक नहीं है, डिटेल में नहीं है, अपितु लेख हमको बहुत छोटे छोटे अक्षरों में प्राप्त हुए हैं। कहीं से कहीं हमको ये दो विपरीत लाइनों में भी मिल गए हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। तो आरसी मजूमदार कहते हैं कि सैंधव लिपि हमको अत्यंत छोटे छोटे लेखों में मिली है, इसलिए ये जापानी लिपि के समान वुस्त्रोफेदन, गोमूत्रिका है। अब लिपि के बारे में जो विद्वानों के जो विचार हैं, क्योंकि इंडस की लिपि को अभी तक पढ़ ही नहीं पाए, तो फादर हेरास और टीएस बरो कहते हैं कि ये द्रविड़ लिपि है। फादर हेरास और टीएस बरो ने इंडस की लिपि को क्या माना है? द्रविड़ लिपि माना है, और हंटर और लेंटन ने इसे ब्राह्मी लिपि माना है। हंटर और लेंटन ने इसे क्या माना है? ब्राह्मी लिपि। और आरसी मजूमदार ने जापानी लिपि के समान ब्रूस्ट्रोफेदन, BOUS।
उष्ट्रोफेदन यानी गोमूत्री का शैली माना है। और इसे संस्कृत लिपि भी मानते हैं। संस्कृत लिपि के बारे में जो विद्वान है उसमें एस.आर. राव है, वेडल है, रामचंद्र है। चलो, इंडस की क्या हो गई है, नगरीय विशेषताएं हो गई है ना। फिर अपन कल इसके बारे में देखेंगे। तो आगे की बात फिर कल करेंगे, ठीक है ना।